नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं बीजे मसाला। और बीजे मसाला में अपन सबसे पहले ले रहे हैं सौंफ की फसल। सौंफ, फेनल, सौंफ, फेनल। सबसे पहले बात करेंगे इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो इसका वानस्पतिक नाम देखिए बेटा, कोइनी, कोइनी कूलम, कोइनी कूलम वलगेर, कोइनी कूलम वलगेर इसका वानस्पतिक नाम है। क्या नाम है बेटा? फोइनिकुलम वल्गेर। जो भी वानस्पतिक नाम लिखे तो उसको नीचे से अंडरलाइन करिए बेटा, ठीक है। फोइनिकुलम वल्गेर इसका वानस्पतिक नाम है। परिवार से बात करें, कौन से परिवार का सदस्य है, तो देखिए बेटा ये एपीएसी, एपीएसी परिवार का सदस्य है। एपीएसी कुल है इसका फैमिली, या आप इसको बोल सकते हैं अम्बेली फेरी। कौन सी? अम्बेली फेरी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कौन सा है, एपीएसी या अम्बेली फेरी, ये अपन को याद होना चाहिए। इसके बाद हम पूछे कि बेटा इसका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान कौन सी है, तो याद रखना कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या इसको अपन बोल सकते हैं मेडिटेरियन क्षेत्र, मेडिटेरियन क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मेडिटेरियन क्षेत्र। और इसी को अपन बोल सकते हैं एक और नाम से दक्षिण, दक्षिण पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ये अपन को आना चाहिए, दक्षिणी पूर्वी यूरोप। इसके अलावा लिखिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी होती है, 22। देखो अभी इसका वानस्पतिक नाम आपको याद रखना, क्या नाम है, फोनिकुलम वल्गेर। क्या नाम है बेटा? फोनिकुलम वल्गेर इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा, फोनिकुलम वल्गेर। कुल कौन सा है या फैमिली कौन सी है, एपीएसी या अम्बेली फेरी। इसके अलावा इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मेडिटेरियन क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी यूरोप। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी है, 2n बराबर 22। देखिए इसके बाद में वाष्पशील, वाष्पशील एवं सुगंधित रसायन, सुगंधित पदार्थ बोल दो या रसायन बोल दो, ये कौन सा पाया जाता है, एथेनॉल, एथेनॉल। एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, एक और लिखो, एक और नाम से है फैन, फैन। ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में बात करें, ये इसके जो पुष्प क्रमांक होता है, पुष्प क्रमांक को क्या कहते हैं, तो पुष्प क्रमांक को अम्बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अम्बेल। जैसे इसका जो फूल है ऊपर से जो पुष्प है वो छत्ते के समान आता है, जैसे कोई छत्ता लेके खड़ा है उस टाइप से, और जो इसको अपन बोल सकते हैं अम्बेल। इसके बाद हम पूछे आपसे ये कैसी फसल है, तो याद रखना ये पर प्रागति फसल है, पर प्रागति फसल है। और पर प्रागत फसल को अपन बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ये भी आपको याद होना चाहिए।
इसके बाद में अपन बात करें कि ये C3 पादप है। कैसा पादप है बेटा? ये C3 है। इसके अलावा आप याद रखना ये LDP पादप है। कैसा पादप है? LDP पादप है। तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रबी की फसल है। किसकी फसल है बेटा? रबी की फसल है। और अपन को एक ध्यान और रखना है कि अंकुरण प्रकार कौन सा है। तो अंकुरण का प्रकार पूछे तो कौन सा है? हाइपोजियल। कौन सा है बेटा? हाइपोजियल। हाइपोजियल इसका जर्मिनेशन टाइप है। तो ये अपन को आना चाहिए। पुष्प क्रमांक को अम्बेल कहते हैं। पर प्रागति फसल है। C3 पादप है। LDP पादप है। रबी की फसल है। अंकुरण प्रकार हाइपोजियल। आगे बात करते हैं बेटा। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक सौंफ की खेती करने वाला जिला। तो राजस्थान में सौंफ की सर्वाधिक खेती करने वाला जिला है वो कौन सा है? सिरोही। सबसे ज्यादा सिरोही में की जाती है राजस्थान में सौंफ की खेती। और एक और लाइन लिखिए, राजस्थान में सौंफ की मंडी। तो आपने याद रखना आबू सिरोही के अंदर है। ये भी आपको आना चाहिए। आपको मैंने पहले बोला है सौंफ की खेती मैदानी क्षेत्र की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक की जाती है। इसके बाद में देखिए कि सौंफ की खेती में पोटेशियम उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपसे पूछेगी सौंफ की फसल में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है? नहीं किया जाता है। एक तो ये लाइन याद रखना। तो आपसे पूछे कि प्रति हेक्टेयर कितना होना चाहिए? तो 0 kg प्रति हेक्टेयर। 0 kg प्रति हेक्टेयर ये भी आपको आना चाहिए। पोटेशियम का प्रयोग नहीं करते हैं। ये अपनी जो मेन पॉइंट थे वो अपन ने जाने। अंकुरण प्रकार हो गया, C3 प्लांट हो गया, लॉन्ग डे प्लांट हो गया, उसके बारे में पूरी जानकारी अपन इकट्ठा की है। देखिए आगे। तो आप सभी विद्यार्थी इसको नोट करते जाइए, मैं आराम से लिख रहा हूँ। इसके बाद में बात करें कि सौंफ की खेती हेतु पाला रहित क्षेत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पाला रहित क्षेत्र तथा बादल छाए रहने से बादल छाए रहने से कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना प्रकोप बढ़ जाता है। ये भी आपको आना चाहिए कि सौंफ की खेती के लिए पाला रहित क्षेत्र होना चाहिए, जैसे मैदानी क्षेत्र को छोड़ के पहाड़ी क्षेत्र। दूसरी बात कर रहा है कि जो बादल वगैरह है छाया नहीं रहना चाहिए। अगर ये छाए रहेंगे तो कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। देखिए आप इसको नोट करिए।
तो सभी विद्यार्थी ने नोट कर लिया है। आगे पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले लेते हैं क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु की बात करते हैं। क्लाइमेट, सबसे पहले लिखेंगे क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको। तो लिखिए शुष्क एवं साधारण, साधारण ठंडा जलवायु का, जलवायु का साधारण ठंडा जलवायु का पौधा है, पौधा है। ये आपने को याद रखना, शुष्क होना चाहिए यानी सूखा, और नॉर्मल ठंड होनी चाहिए, ज़्यादा ठंड भी नहीं। दूसरी बात करें कि औसत तापमान कितना होना चाहिए। औसत तापमान, तो औसत तापमान की बात करें तो नॉर्मल सी बात है 15 से 25 सेल्सियस होना चाहिए इसके लिए टेम्परेचर। इतना तापमान इसके लिए सूटेबल माना जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर भी नुकसानदायक है और ज़्यादा ठंड भी नुकसानदायक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर औसत तापमान 15 से 25 सेल्सियस होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, या आप साथ के साथ नोट करते जाइए। इसके बाद में जलवायु, जलवायु के बाद में अपन बात कर रहे हैं मृदा के बारे में, यानी सोइल। सोइल कैसी चाहिए, तो आपने लिखना सोइल बलवी दोमट होनी चाहिए। बलवी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, यह अच्छी मिट्टी मानी जाती है बलवी दोमट। खास पॉइंट एक ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख लेना, जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। जल निकास की सुविधा मतलब पानी खेत में अगर भर भी जाए तो बाहर निकाल सके, बरसात वगैरह हो जाए तो पानी बाहर जा सके, वैसी सुविधा भी होनी चाहिए। दूसरी बात कर रहा है कि पीएच मान सॉइल का कितना होना चाहिए, तो लिखिए 6 से 7 होना चाहिए पीएच इसके। यहाँ तक अपने बात समझ में आ गई पूरी की पूरी। मिट्टी कैसी चाहिए, बलवी दोमट, पीएच कितना होना चाहिए 6.5 से 7.5, और जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, और ये पूरे पूरे। अब दोनों की चीज़ों की आपको बता देता हूँ। ये वर्ड भी लैटिन भाषा का है और ऊपर वाला भी लैटिन भाषा का है, जलवायु और ये दोनों, ये अपन को ध्यान रख लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते। आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अब, देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे किस्मों के बारे में, वेराइटीज, किस्म, या इसके बोल सकते हैं अपन वेराइटीज। देखो वेराइटीज के अंदर अपन को दो चीजें याद रखनी कि आपको मैं शॉर्टकट याद करवा देता हूँ। RF राजस्थान फैनल 101, राजस्थान फैनल 125, राजस्थान फैनल 143, ये राजस्थान फैनल है, राजस्थान की सोप है। इसको अपन ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, राजस्थान सोप, राजस्थान सोप 101, राजस्थान राजस्थान सोप 125, राजस्थान सोप 143, राजस्थान शॉप 143, 143। इसके बाद में अपन को याद रखना GF1, GF1 को याद रखना है, तो गुजरात शॉप 1, गुजरात शॉप 1, ये याद रखना। इसके अलावा अपन को याद रखना PF1, PF35, पंजाब शॉप 35, पंजाब शॉप 35। सर कैसे याद रखना, GF RF और PF, ऐसे भी याद रख सकते हो आपको। RF, GF और PF नंबर याद रखने आपको, ये दोनों में चीज़ों को डिफरेंट है। आगे देखिए इसी के अंदर और किस में बता रहा हूँ।
देखो इसके बाद में आगे जाते हैं अपन, जैसे कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 1 है तो आप इसको लिख सकते हो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर 1। इसके अलावा लिखो सिलेक्शन 16, सिलेक्शन 16, 16, सिलेक्शन 16। इसके अलावा लिखिए S7, S9 और S8, 9, 7, 8, 9, ये पूरा नंबर संख्या है, S7, S8, S9। इसके अलावा आपने याद रखनी ये चीज याद रखना, ई और सी 58, 58, ये भी याद रखना। ये पूरी की पूरी वेराइटियाँ मैंने आपकी शॉप की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो सारी की सारी यहाँ पे ले ली है, ये आपको याद होनी चाहिए पूरी पूरी वेराइटी। अब आगे बात करते हैं बेटा, इसको आप नोट करिए जब तक, सारी की सारी चीज़ों को नोट करिए। देखिए इसके बाद में अपन बात करेंगे बीज दर, ये आप लिखते जाना बेटा, मैं इधर साइड में लिख लूंगा। देखो बीज दर की बात करते हैं सबसे पहले, बीज दर एवं बीज उपचार दोनों की चीज़ों को मैं एक साथ लिखवाता हूँ हमेशा से, बीज उपचार और बीज दर, इसको अपन बोल सकते हैं सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट। लिखिए इसको सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट, सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट्स। देखिए इसके अंदर कैसे याद करना है, अब इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, सभी विद्यार्थी ने नोट किया होगा। देखिए साहब सबसे पहले अपन बात करेंगे सीधी बुआई, सीधी बुआई हेतु अपन ने खेत के अंदर डायरेक्ट सीडेड सोइंग, इसकी जो बीज दर रखते हैं वो कितने रखते हैं बेटा, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर रोपण विधि से ले रखी है, कौन सी, ट्रांसप्लांटेड मेथड, रोपण विधि से बीज दर रखते हैं कितनी, 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ लिखना 3 से लेके 4 केजी प्रति हेक्टेयर, ये भी अपन को याद होना चाहिए। ये चीज़ें अपन को यहाँ तक समझ में आई। दूसरी बात करते हैं, दो विधियाँ है, एक तो है सीधी बुआई के लिए, एक है रोपण विधि के द्वारा। अब बात करेंगे बीज उपचार के लिए, तो याद रखना बीज उपचार में लिखिए 2 ग्राम, 2 ग्राम प्रति किलो, 2 ग्राम प्रति किलो बीज हेतु, बीज हेतु याद रखना 2 ग्राम प्रति किलो बीज हेतु थायरम, याद रखना कार्बनडोजिम लिखो, कार्बनडो कार्बनडो कार्बनडोजिम। अपन को याद रखना 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम कार्बनडोजिम लेनी है। इसके अलावा अपन एक और लिख लो 3 ग्राम, 3 ग्राम प्रति किलो बीज हेतु, या अपन ले सकते हैं कौन सा, थायरम, थायरम को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लेना है लाभदायक, लाभदायक फफूंदनाशक को यूज करना है, फफूंदनाशक ये फफूंद, तो अपन को लेना है कार्बनडोज, वो लेना है, तो याद रखें बेरेडी, नहीं ट्राइकोडर्मा बेरेडी, ट्राइकोडर्मा बेरेडी का लेना है। ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक फफूंद है, तो इसको लिखिए बेरेडी, ये आप ले सकते हो ना, ये भी है। ये बीज उपचार हो गया, ये बात अपन को सारी को समझ में आ गई।
थायरम इतना लेना, कार्बनडोजियम इतना लेना और बेरेडी इतना लेना, ट्राइकोडर्मा वो भी याद होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे ही सब कि सौंफ की नर्सरी तैयार करने से रिलेटेड है। सौंफ की नर्सरी, सौंफ की नर्सरी, आपने सौंफ की नर्सरी तैयार करनी है। तो सौंफ की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो अपन को पाइए क्षेत्रफल कितना चाहिए। भाई नर्सरी को लगाने के लिए क्षेत्रफल कितना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये। आपने नर्सरी तैयार करनी है साहब, नर्सरी तैयार करने के लिए सौंफ का क्षेत्रफल कितने की आवश्यकता होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अपन को नर्सरी तैयार करने हैं तो सबसे पहले याद रखना 100 वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी। कितने की? 100 वर्ग मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो ये पॉइंट कि नर्सरी तैयार करने के लिए कितनी एरिया की आवश्यकता होगी, तो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे बीज दर की मात्रा कितनी लेनी है, तो अपन को पता है बीज दर कितनी चाहिए, 3 से 4 kg। बीज दर भी लिख दो, 3 से लेके 4 kg प्रति हेक्टेयर, ये भी लिख दिया। ठीक है साहब, कि आपसे पूछ लें कि नर्सरी तैयार करने का समय, यानी बीजों की बुआई का समय, नर्सरी तैयार करने के लिए समय पूछे तो कौन से समय तैयार करनी है अपन को, कब भी इसकी पौधशाला लगानी है, तो इसकी अपन नर्सरी लगाते हैं जून से लेके अगस्त तक। अगस्त तक, जून से अगस्त यानी जुलाई से अगस्त, सॉरी जुलाई से अगस्त, ये भी ध्यान रखना बेटा। अब आगे इसी के अंदर लिख पा रहा हूँ, देखिए बीज दर हो गई, ये हो गई सारी चीज़ें, अच्छी बात है। अब रोपण करने के लिए पौधे की उम्र क्या होनी चाहिए, रोपण करने हेतु आयु, पौधा कितने दिन का होना चाहिए रोपण करने हेतु, पौधे की आयु, उम्र कितने का होना चाहिए। जैसे डपोक विधि है उसमें पौधे इतने दिन में तैयार हो जाते हैं, इसमें कितने दिन पौधे तैयार होते हैं, तो लिखिए 45 से लेके 60 दिन में पौधे तैयार होते हैं। 45 से 60 दिन के अंदर इसको ट्रांसफर करना है खेत के अंदर। दूसरी बात करें अपनी सारे स्पेसिंग की बात हो रही है, यानी स्पेसिंग को अपन बोल सकते हैं शॉर्टकट दूरी। दूरी क्या रखते हैं, आर इंटू पी। तो आर इंटू पी की स्पेसिंग की बात करें तो लिखिए 80 से लेके 100 सेंटीमीटर तो कतार से कतार की दूरी, और प्लांट टू प्लांट की दूरी रहेगी 45 इंटू 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। ये चीज़ भी अपन को आनी चाहिए पहले पॉइंट तो। ये लिखिए, तो अपन को याद रखना क्षेत्रफल कितना चाहिए, बीज दर इतनी, पौधशाला ये पूरी रेडी मटेरियल नर्सरी से रिलेटेड। आगे बात करते हैं साहब कि ये तो चीज़ अपन को समझ में आ गई। अभी जो सौंफ है उसकी बुआई कब करनी चाहिए, तो बुआई का समय लिखिए, बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय लिखिए। तो आपने लिखना है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, ये बुआई का समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई करते हैं। ये आपको आना चाहिए, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई करेंगे। बुआई का समय पूछे तो टाइम ऑफ सोइंग किसकी, सौंफ की। अब बात ये आ जाती है कि सर बीज की गहराई कितनी रखनी है, तो बीज की गहराई रखनी है अपन को कितनी, 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास, इतनी रखनी। ये हो गई बात यहाँ तक क्लियर कट। अब बात करेंगे इसके बाद में आगे चलते हैं। ये लो साहब कि खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक की बात आ गई, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे गोबर की खाद, गोबर की खाद, इसको बोलते हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर।
याद रखना, फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की खाद, इसके अंदर अपन डालते हैं कितने, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये प्राइमरी न्यूट्रेंट्स। नाइट्रोजन की बात करें तो 90 केजी प्रति हेक्टेयर, और ये लेंगे 40 केजी प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और ये लेंगे 0 केजी प्रति हेक्टेयर। लास्ट ईयर 2013 के आसपास का जो पेपर हुआ था सुपरवाइजर, उसमें पूछा था कि 100 की फसल में पोटेशियम देते हैं, तो आपने याद रखना विद्यार्थी 0 केजी प्रति हेक्टेयर, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 केजी प्रति हेक्टेयर, ये अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात आपको थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, गोबर की जो खाद होती है उसमें N, P और K का रेशो क्या होता है, तो 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.25% फास्फोरस, और यह याद रखना, और 0.25% क्या पाया जाता है, 0.5% पाया जाता है पोटेशियम। ये रेशो अपन को याद रहना चाहिए, काफ़ी है, इसको नोट करिए आप सभी विद्यार्थी। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, देखिए इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं सिंचाई, सिंचाई से रिलेटेड मतलब इरिगेशन, इरिगेशन से रिलेटेड पूरी बात करेंगे। देखो सिंचाई की बात करते हैं तो अपन को पता है कि सौंफ की फसल होती है, उसको 7 से 9 सिंचाई की आवश्यकता होती है, 7 से 9 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, 7 से 9 सिंचाई। अपन को पता है कि बुआई के तुरंत बाद में सिंचाई करते हैं, हल्की यानी लाइट इरिगेशन, तुरंत सूखी जमीन के अंदर बुआई करते हैं, फिर ऊपर से क्या करते हैं, पानी भेजते हैं। अगर पौधरोपण है तो पहले कर देते हैं उसके अंदर, खड़े पौधों के अंदर। तो अपन को याद रखना, बुआई के तुरंत बाद में हल्की सिंचाई करते हैं, बुआई के तुरंत बाद में हल्की सिंचाई, हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, हल्की सिंचाई करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। एक तो ये याद रखना, कैसी, लाइट इरिगेशन, हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात करें, देखो सर्दियों में जो सिंचाई है, थोड़ा सा सर्दियों में सिंचाई 15 से 20 दिन का अंतराल ले लेते हैं। गर्मियों में जो सिंचाई करेंगे, अगर जब हार्वेस्टिंग की टाइम होती है गर्मियों में सिंचाई, इसका अंतराल ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 8 से 10 दिन का अंतराल। ये मतलब औसत बता रहा हूँ मैं आपको, अंतराल है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है। इरिगेशन कंप्लीट, आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे शाकनाशी यानी हर्बिसाइड, हर्बिसाइड। देखिए हर्बिसाइड के अंदर अपन को सबसे पहले याद करेंगे फ्लोरोक्लोरोलिन, 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 इसको बोलते हैं वेसालिन। क्या बोलेंगे बेटा, वेसालिन, फ्लोरोक्लोरोलिन, वेसालिन। 1 केजी प्रति हेक्टेयर, इसको लेंगे अपन किस रूप में, प्री इमरजेंसी के रूप में, याद रखना, प्री इमरजेंसी के रूप में यूज करेंगे।
इसको दूसरा नाम अपन को ध्यान रखना है, एक और है पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन, पेंडिमेथिलीन अपन को लेना है 750 ग्राम से 1 kg प्रति हेक्टेयर, और ये करेंगे अपन को इसमें पीपीआई में, यानी बुआई से पूर्व। ये 2 शाकनाशी अपन को इसके अंदर लेनी है। रही बात निराई गुड़ाई की, तो वह कर सकते हो, उसका कोई खास पॉइंट नहीं रहेगा, ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद में देखिए कीट कौन कौन से लगते हैं इसके अंदर। तो आपने याद रखना है, एक तो लगता है मोइलिया, मोइलिया, मोइलिया के अलावा अपने याद रखना चेपा। इसके अलावा दूसरा लगता है थ्रिप्स, और तीसरा अपन को याद रखना बारूदी। ये इसके कीट है। अगर आपसे पूछ ले कि सर रोग कौन कौन से लगते हैं, डिजीज, तो आपने याद रखना है डिजीज के बारे में। इंसेक्ट अपन ने देख लिए, डिजीज में देखिए सबसे पहले डिजीज के अंदर अपन को सबसे पहले याद रखना बूंदिया रोग, बूंदिया रोग, या इसको बोल सकते हैं अपन गोमोसिस। ये सिट्रस नीमोग्रागिया में भी होता है, ये ध्यान रखना। और ये इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो क्या होता है, पुष्पक्रमांक। पुष्पक्रमांक जो अम्बेल होता है उसमें प्रभावित होता है, और पुष्पक्रमांक पर एक पदार्थ स्रावित हो जाता है, उसका नाम है गोंद जैसा पदार्थ स्रावित करता है। ये अपन को याद होना चाहिए। सर अब इसके लिए क्या करें, क्रॉप रोटेशन करो, प्रतिरोधी किस्में अपनाओ, वो इसके लिए खास उपाय है। इसके बाद में अपना बात करें दूसरा कीट कौन सा लगता है, तो याद रखना सुगरी। सुगरी नाम की एक बीमारी है, सुगरी रोग। इसके अलावा तीसरा पूछें तो झुलसा रोग भी लग जाता है इसमें। ये आपको याद होने चाहिए, सुगरी, झुलसा, इससे रिलेटेड। आगे बात करते हैं अपन लास्ट में, बच रही है इसकी उपज। देखो वो रोग वगैरह इतना खास नहीं है उसमें, एक गोंदिया से गमोसिस याद रख लेना, सुगरी एक याद रखना है, इसका ये वाहक है, ये वायरस जनित बीमारी है। थोड़ा सा और लिख लेते हैं, वायरस जनित है, वायरस जनित रोग है। ट्रांसमिट का जो कार्य करता है वो एफिड्स करता है, वो कोई खास रोल नहीं है। अगर आप लिखना चाहे वाहक कौन है तो एफिड है, ठीक है। और एक और लिख लो अगर वो भी लिखना चाहे तो, रेमुलिया। अब बात करेंगे उपज के बारे में। देखो उपज यानी पैदावार, यील्ड। यील्ड की बात करें सबसे पहले अपन बात करेंगे औसत उपज, एवरेज उपज की बात करें। औसत उपज क्या प्राप्त होती है, तो 15 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 16 से 18 कुंटल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 16 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर पूछ ले कि सर उन्नत किस्में हैं, तो उन्नत किस्मों की जो उपज है वो 18 से 20 कुंटल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर सर मेरा तो हरा दाना वाली किस्में है, हरा दाने वाली की उपज होगी वो कितनी होगी, 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये आपको याद रहना है। देखिए अब बात करेंगे भंडारण, भंडारण हेतु नमी की मात्रा। भंडारण हेतु नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए,
तो अपन को पता है कि मसाले वाली फसलें 6 से 8% होनी चाहिए, ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी याद होना चाहिए। अब इसी के साथ में सोप की क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, पर आपको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ स्टार्टिंग से, पूरी पूरी देखिए। देखिए थोड़ा सा छोटा हो जाए तो उससे फर्क पड़ेगा। अपन जैसे एक एक करके पूरे टॉपिकों के ऊपर बात करते जाएंगे, टॉपिक वाइज। देखो सबसे पहले तो अपन को पढ़ा क्या है, सौंफ। सौंफ के बारे में अपन को पता है कि जो सौंफ होती है वो एक बहुउद्देश्य वाली फसल होती है। सबसे पहला पॉइंट तो अपन को जिस विद्यार्थी ने नहीं लिखा है तो वो भी लिख सकता है, बहुउद्देश्य वाली फसल है। सर बहुउद्देश्य वाली फसल मतलब आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसका जो उद्देश्य है, एक तो किसके लिए लेते हैं, मसाले के लिए। किसके लिए लेंगे, मसाले के लिए। दूसरा किसके लिए लेंगे, औषधियों के लिए। किसके लिए लेंगे बेटा, औषधियों के लिए। तो औषधियों के लिए भी ले रहे हैं, तो ये कितने उद्देश्य हो गए, 2 उद्देश्य है, तो बहुउद्देश्य हो गए, तो याद रखना। अब सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो याद रखना फोनिकुलम वल्गेर। क्या नाम है, फोनिकुलम वल्गेर। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फोनिकुलम वल्गेर, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब देखो, देखो इसका वानस्पतिक नाम है फोनिकुलम, इधर आ जा, वेरी गुड। देखो इसका वानस्पतिक नाम है फोनिकुलम वल्गेर। क्या नाम है, फोनिकुलम वल्गेर। और इसका जो कुल है वो कौन सा है, एपीएसी। एपीएसी के अलावा दूसरा नाम क्या है, अम्बेलिफेरी। क्या नाम है, अम्बेलिफेरी। कुल पूछे तो एपीएसी, अम्बेलिफेरी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान माना जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मेडिटेरियन क्षेत्र, और इसके अलावा दक्षिण पूर्व यूरोप। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र है, वो कितने, 22 है। इसमें वाष्पशील अर्षुकंदित पदार्थ है वो कौन सा, एथेनॉल और फैन 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 फैनफ्रेन। इसके अलावा पुष्प क्रमांक को क्या कहते हैं, अम्बेल कहा जाता है। यार ये रबी की फसल है, बीजे मसाले वाली। ये पॉइंट आ गए, अपनी बात समझ में आ गई। और आगे पढ़ते जा रहे हैं सारी चीजें। इसके अलावा आपसे पूछे ये कैसी फसल है, तो पर प्रागति फसल है, यानी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है ये। दूसरी बात करें प्लांट कैसा है, तो C3 प्लांट है। इसके अलावा कौन सा है, एलडीपी प्लांट है। अंकुरण प्रकार पूछे तो कौन सा है, हाइपोजियल। कौन सा है बेटा, हाइपोजियल। राजस्थान में सर्वाधिक सौंफ की जो खेती करने वाला जिला कौन सा है, तो आपने याद रखना सिरोही। और सेकंड नंबर पूछ ले तो आपसे कौन सा है, तो याद रखना टोंक जिला है। और राजस्थान में इसकी एक मंडी तो कहाँ पे है, आबू रोड। आबू रोड सिरोही के अंदर है। और एक मंडी पूछ ले तो निवाई टोंक के अंदर है, राजस्थान के अंदर। इसके अलावा राजस्थान में जो सौंफ की खेती है, उसकी खेती 2 ही जिले हैं ज़्यादातर, मुख्य रूप से सिरोही और टोंक। सिरोही फर्स्ट, टोंक सेकंड। और इसकी मंडी है आबू रोड, सिरोही के अंदर है। सौंफ की खेती के लिए पोटेशियम जो उर्वरक है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आपको याद रखना, 0 kg प्रति हेक्टेयर। सौंफ की खेती के लिए पाला रहित क्षेत्र होना चाहिए और बादल छाए नहीं रहना चाहिए। उस क्षेत्र में सबसे अच्छी खेती मानी जाती है।
अब बात करते हैं इसकी जलवायु की, तो जलवायु कैसी चाहिए, तो याद रखना जलवायु शुष्क एवं साधारण ठंडा होना चाहिए, ज्यादा ठंडा भी अच्छा नहीं माना जाता। एवरेज तापमान अंकुरण के समय भी यही होना चाहिए और हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी यही टेम्परेचर होना चाहिए। मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। और याद रखना जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो इसके अंदर रोग वगैरह और कीटों का प्रकोप हो जाएगा। पीएच मान करें तो कितना होना चाहिए, 6 से 7, यानी उदासीन के आसपास का होना चाहिए। वेराइटियों की बात करते हैं तो आरएफ के नाम से वेराइटी होगी, आरएफ यानी राजस्थान सौंफ 101, राजस्थान सौंफ 125, राजस्थान सौंफ 143। इसके अलावा अपन को याद रखना है, जैसे बात करें 125 हो गई, 143 हो गई, गुजरात सौंफ 1, पंजाब सौंफ 35, कोयम्बटूर 1, सिलेक्शन 16, S7, S8, A9 और EC के नाम से भी किस्में हैं। आगे बात करते हैं अपन कि साहब इसकी जो बीज दर की बात करते हैं, तो बीज दर अगर आप सीधी बुआई के लिए ले रहे हो तो कितना चाहिए बीज दर, 8 से 10 केजी। अगर आप किसी रोपण विधि से ले रहे हो तो कितनी होगी, 3 से 4 किलो। और कई बुकों में ये 4 से 5 केजी भी लिखा करा तो कोई दिक्कत नहीं वो। इसके अलावा आपसे पूछे प्रति किलो बीज को उपचार करना है, 1 किलो बीज को तो 1 कार्बनडोजिम लेना 2 ग्राम, और इसी प्रकार से अपन 3 ग्राम लेते हैं थायरम 1 किलो बीज के लिए। उसी प्रकार से अपन अगर लाभदायक फफूंद यूज करनी है तो कौन सी लेनी, ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसके बाद में अगर आपने किसकी नर्सरी तैयार की, सौंफ की नर्सरी तैयार की, उसके लिए क्षेत्रफल कितना चाहिए, तो एरिया की जरूरत पड़ती है कितनी बेटा, एरिया चाहिए इसके लिए कितना, 100 मीटर वर्ग यानी 100 मीटर स्क्वायर। बीज इसके अंदर बीज दर कितनी होगी, वही 3 से 4 किलो या 4 से 5 किलो। समय कब करनी है नर्सरी तैयार करने का, जून जुलाई में नर्सरी लगाते हैं। पौधरोपण करने के लिए आयु कितनी हो जानी चाहिए, तो आपने याद रखना 45 से 60 दिन का पौधा हो जाए उसके बाद में उसको ट्रांसप्लांटिंग करना है। आर यानी कतार से कतार की दूरी 80 से 100 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं बुआई का समय, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में बुआई कर देनी चाहिए। तो बीज की गहराई तो याद रखना 2 से 3 सेंटीमीटर। उर्वरक की बात करें गोबर खाद 8 से 10 टन, और ये नाइट्रोजन तो याद रखना 90 किलो, फास्फोरस 40 किलो और पोटेशियम 0 मात्रा में रखते हैं। ये गोबर की खाद का जो NPK का रेशो दे रखा है, यानी प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स का। इसके बाद में बात करें आगे सिंचाई, 7 आपको याद रखना 7 से 9 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई अपन बुआई करें उसके तुरंत बाद में कर देनी चाहिए। सर्दियों में सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर करो या 20 दिन के अंतराल पर करो। गर्मियों में सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर करने की आवश्यकता है। हर्बिसाइड की बात करें, हर्बिसाइड के अंदर देखिए क्लोरोक्लोरोलिन या वेसालिन। अच्छा ये देखो ये अपन काम में लेते हैं PPI के टाइम पे, और ये लेंगे प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड। दूसरी बात करें रोग ये लगता है, जैसे मोलिया हो गया, थ्रिप्स लगता है, बरूथी लगती है। इसमें एक रोग होता है जो गोंदिया, ये ध्यान रखना। ये लास्ट ईयर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर पूछा था, नीमोव्रेगिया में, यानी गोमोसिस रोग का जो संबंध है वो किससे, नीमोव्रेगिया फलों से। तो उसमें गोंद जैसा पदार्थ हो जाता है। इसके औसत एवरेज जो उपज होती है वो 16 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और अगर पूछे उन्नत किस्म है तो कितने, 18 से 20, और हरा दाना वाला 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर। भंडारण में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना भंडारण में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 6 से 8% होनी चाहिए। तिलहनी फसलें और दलहनी फसलें और बीजे मसाला, इनके भंडारण में नमी की मात्रा 6 से 8 होनी चाहिए। ये सुटेबल माना जाता है ज़्यादातर। तो इसी के साथ में क्लास, थैंक यू।